प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कल आज और कल पर। मित्रों, अष्टकूट मिलान की कड़ी चल रही है। इस कड़ी में हमने अष्टकूट मिलान के कई सारे पैरामीटर्स, कई सारे मापदंडों की चर्चा की और अब हम अष्टकूट मिलान के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम अष्टकूट मिलान में भकूट की चर्चा करेंगे। भकूट के लिए 7 अंक दिए जाते हैं, 7 पॉइंट्स। मित्रों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भकूट क्या है, भकूट दोष कितने तरह के होते हैं, इसका वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या भकूट दोष का कोई निवारण है। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक करबद्ध निवेदन है। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया है तो कृपया अब दबा लें। ऑल के ऑप्शन को टच नहीं किया है तो कृपया अब कर लें और अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी जो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ ये हर एक आदमी तक पहुँचे और हर कोई ज्योतिष को सरल भाषा में सीख सके एवं अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। भकूट की व्यवस्था क्यों की गई। मित्रों, विवाह का उद्देश्य होता है परिवार को सुचारू रूप से चलाना, पति पत्नी के बीच सामंजस्य बढ़ाना, संतान की वृद्धि करना और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत रहे, इसके लिए पति पत्नी दोनों का मिलकर समान रूप से प्रयास करना। मित्रों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जैसे पराशर ऋषि, भृगु ऋषि, ये बड़े ध्यानी ज्ञानी व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत सोच समझकर मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने के लिए भकूट नामक एक पैरामीटर बनाया अष्टकूट मिलान में, जिसके लिए उन्होंने 7 अंक निर्धारित किए। भकूट का अर्थ क्या है। मित्रों, भकूट वो मानक है, वो मापदंड है जिस पर भावी पति पत्नी का स्वास्थ्य, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी संतान की स्थिति, इन चीज़ों को देखा जाता है, समझा जाता है, मापा जाता है। मित्रों, अपने पिछले वीडियोज़ में हम कई बार आपको बता चुके हैं कि अष्टकूट मिलान चंद्रमा के आधार पे होता है, अर्थात चंद्र राशि से होता है। तो भकूट में राशि का बहुत बड़ा रोल है। यदि आप पहली बार मेरे इस वीडियो पर आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप मेरा पहला वीडियो देखें जहां हमने ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में और किस राशि का कौन सा ग्रह मालिक होता है इसकी चर्चा की थी, क्योंकि आज कदम कदम पर उन्हीं बातों की चर्चा होगी। तो अगर आप मेरा पहला वीडियो देख लेंगे तो आपको ये वीडियो समझने में बड़ी आसानी होगी। मित्रों, लड़के की राशि कुछ और है, लड़की की राशि कुछ और है। लड़के का राशि स्वामी कोई और है, लड़की की राशि का मालिक कोई और है। तो ऐसे में 3 तरह के भकूट दोष उत्पन्न होने की संभावना होती है। हालांकि ये ऊंची कक्षा का विषय है, किंतु आज हम ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जहां इस चीज़ को बताए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो इसलिए आज हम भकूट की चर्चा कर रहे हैं। मेरे पीछे जो बोर्ड है उसमें मैंने पहले से तैयारी करके रखी है और मैं आपको दिखाऊंगा कि कुंडली में भकूट दोष कितने प्रकार के होते हैं और उसकी विस्तृत व्याख्या भी करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भकूट है जिसके लिए 7 अंक निर्धारित हैं। ये अष्टकूट मिलान का 7वां पैरामीटर, 7वां मापदंड है। भकूट की व्यवस्था की गई थी पति पत्नी के बीच उनके स्वास्थ्य, उनकी आयु, उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी संतान उत्पत्ति की क्षमता को लेकर के। कुंडली में अष्टकूट मिलान में 3 प्रकार के भकूट दोष बनते हैं। पहला षडाष्टक दोष, दूसरा नव पंचम दोष और तीसरा द्वादश दोष। मित्रों, ज्योतिष के ग्रंथों की रचना जिन ऋषि मुनियों ने की थी वो सब देवताओं की श्रेणी के थे और उनकी भाषा थी संस्कृत। तो संस्कृत देव भाषा है और ज्योतिष के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, लघु पराशरी, वृहद पराशर, होरा, मानसागरी, भृगु संहिता, रावण संहिता, ये सारे ग्रंथ संस्कृत में रचित हैं। आजकल के ज्योतिषी जो अंग्रेज़ी झाड़ते हैं या अंग्रेज़ी में समझाने का प्रयास करते हैं,
मुझे समझ नहीं आता कि इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप के किस अंग्रेज ने, किस कैथोलिक और किस रोमन ने ज्योतिष विज्ञान की रचना की थी। ऐसा नहीं है। तो मैं अपने वीडियोज़ में प्रयास करूंगा कि आपको अधिक से अधिक संस्कृत और हिंदी के साथ जोड़े रखूं। ये जो शब्द हैं षडाष्टक या द्विद्वादश, इनकी मैं व्याख्या करूंगा, इनको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। मित्रों, षड का अर्थ होता है 6 और अष्ट का अर्थ होता है 8। षडाष्टक दोष लगता है जन्म कुंडली में यदि लड़के की राशि से, वर की राशि से कन्या की राशि के बीच का संबंध 6 और 8 का हो। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा दोष होता है नव पंचम। नव मतलब 9 और पंचम मतलब 5। ये भी एक दोष है। यदि लड़के की राशि से लड़की की राशि के बीच 9वें और 5वें का संबंध बने तो नव पंचम दोष भकूट दोष होता है। तीसरा होता है द्विद्वादश दोष। यदि लड़के की राशि से लड़की की राशि के बीच दूसरे और 12वें का संबंध बने तो द्विद्वादश दोष होता है। अब ये संबंध कैसे बनेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अष्टकूट मिलान में चंद्रमा की बड़ी प्रमुख भूमिका होती है। चंद्र राशि से हम अष्टकूट मिलान करते हैं। और मेरे पहले वीडियो में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ग्रह कितने हैं, राशियाँ कौन कौन सी है, स्वामित्व क्या क्या है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का, पहले मैं षडाष्टक दोष को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक, किसी की राशि कर्क है। मान लीजिए लड़के की राशि कर्क है, यानी लड़के की जन्म कुंडली में चंद्रमा कर्क में बैठा है। चंद्रमा यहाँ बैठा है कर्क में, ठीक है। और लड़की की राशि कुंभ है, ठीक है। लड़के की राशि कर्क है और लड़की की राशि है कुंभ। तो क्या होगा? मतलब कहने का ये कि लड़की का चंद्रमा यहाँ बैठा है कुंभ में और लड़के का चंद्रमा वो यहाँ बैठा है कर्क में, ठीक है। तो क्या होगा? हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा और कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। अब यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। लड़के की राशि से लड़की की राशि तक 8 की संख्या आई। यानी लड़के की कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है जिस राशि में, और लड़की की कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, लड़के की कुंडली से गिनने पर लड़की की कुंडली तक 8 आया। अब ये 8 का 1 और 8 का संबंध बना। अब इसको उल्टा करते हैं, यहाँ से गिनना प्रारंभ करते हैं, इस जगह से, इस जगह से गिनना प्रारंभ करते हैं। लड़के की राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8, लड़की की राशि तक 8 आया। अब यहाँ से हम गिनना प्रारंभ करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आया। ये हुआ षडाष्टक दोष। लड़के की कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है और लड़की की कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है, दोनों राशियों के बीच 6ठे और 8वें का संबंध नहीं होना चाहिए। यदि यह संबंध बनता है तो इसको षडाष्टक दोष कहते हैं, जो भकूट दोष में आता है। समझ गए आप? यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से गिनेंगे 1 2, इसके बाद फिर पहली राशि मेष 3 4 5 6। तो ये षडाष्टक दोष बना। अब षडाष्टक दोष का परिणाम क्या होता है? जन्म कुंडली में 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। ऐसे तो 6ठे भाव से और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जो मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये जानें कि रोग ऋण शत्रु ये 3 मुख्य चीज़ें देखी जाती हैं जन्म कुंडली के 6ठे भाव से।
और 8वां भाव आयु का होता है। वैसे तो 8वें भाव से और भी बहुत सारी गुप्त चीज़ें देखी जाती हैं, गुप्त रोग भी देखे जाते हैं। व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स में पीछे का हिस्सा 8वें से देखा जाता है। तो 6ठे और 8वें का जो संबंध बना, भकूट दोष जो बना, षडाष्टक दोष लड़का और लड़की के बीच में, इसका परिणाम क्या होगा कि शादी के कुछ दिनों बाद भकूट दोष जब भी किसी की कुंडली में होता है तो उसका असर तुरंत नहीं दिखता, शादी के कुछ समय के बाद उसका प्रभाव दिखता है। तो जब विवाह हो जाएगा, 6 महीने साल भर अच्छे से गुजर जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये षडाष्टक दोष अपना असर दिखाने लगेगा। क्या असर दिखेगा? पति पत्नी दोनों में से किसी एक की तबीयत खराब हो जाएगी, कोई रोग हो जाएगा या गुप्त रोग हो जाएगा। गुप्त रोग का अर्थ एड्स वगैरह नहीं, गुप्त रोग का अर्थ ऐसा रोग जिसको डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि बीमारी है क्या। तरह तरह की डायग्नोस्टिक जांच हो रही है, बड़े से बड़े डॉक्टर लगे हुए हैं, और फिर भी उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये बीमारी इसको हुई क्या है, क्यों इसकी ऐसी स्थिति है। तो वो हुआ गुप्त रोग। तो पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को रोग हो जाएगा, क्योंकि 6ठा स्थान रोग का है। या ये भी संभव है कि पति पत्नी दोनों को बीमारी हो जाए, लंबी चलने वाली बीमारी हो जाए, या बीमारी से पति पत्नी दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए, या फिर दोनों की मौत हो जाए। क्योंकि 8वां स्थान आयु का है, सडन घटनाओं का है। हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए जिसमें दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए या दोनों की मृत्यु हो जाए। बीमारी से पति पत्नी मानसिक रूप से इतना परेशान रहने लगे कि आत्महत्या कर लें। आपने सुना होगा, देखा होगा, कई लोग बीमारी से तंग आकर के फांसी लगा लेते हैं, क्योंकि उनकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, लंबे समय से चली आ रही है, और आदमी आर्थिक और मानसिक रूप से इतना टूट जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये षडाष्टक दोष बहुत खराब दोष होता है भकूट में। लड़का और लड़की के चंद्र राशियां जो हैं उनमें 6ठे और 8वें का संबंध नहीं बनना चाहिए। यह पहला दोष है जिसकी व्याख्या मैंने की। अब आते हैं दूसरे दोष पर। भकूट में दूसरा दोष बनता है नव पंचम, 9वें और 5वें का दोष, 9वें और 5वें का संबंध। मान लीजिए कि लड़के की राशि है वृष, यानी उसका चंद्रमा वृष में बैठा है। चंद्रमा जिस राशि में बैठता है व्यक्ति की राशि वही होती है। यह मैं आपको आगे की कक्षाओं में बताने वाला हूँ कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में, जिस राशि में बैठ जाए व्यक्ति की राशि वही होती है। तो अब मान लीजिए कि लड़के की कुंडली में चंद्रमा वृष राशि में बैठा है, तो उसकी वृष राशि हो गई। अब यहाँ से 9 राशियाँ आगे गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि लड़की की मकर राशि है, यानी उसका चंद्रमा मकर में बैठा है, तो लड़का और लड़की के बीच 9 पंचम का दोष बनेगा, भकूट दोष। 9 पंचम भकूट दोष कैसे बनेगा? यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संबंध हो गया। और अब यहां से गिनिए 1 2 3 4 5। जब मकर राशि से गिनना शुरू करेंगे तो मकर राशि को पहली राशि मानेंगे, मकर, कुंभ, मीन तीसरा, मेष चौथा और वृष पांचवा। ये 9 5 का संबंध बन गया। अब जिस कपल के भकूट दोष होता है और 9 पंचम का संबंध होता है, उसके क्या परिणाम होंगे, उसके जीवन में क्या असर दिखेगा? सबसे पहले तो उस व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देगा। जन्म कुंडली का 9वां स्थान भाग्य स्थान होता है, धर्म स्थान होता है, पिता स्थान होता है। लड़का लड़की दोनों के भाग्य में रुकावट आएगी, तकदीर साथ नहीं देगी। उनके पिता, लड़का या लड़की के पिता उनसे नाराज़ हो सकते हैं, लड़का या लड़की के पिता की मृत्यु हो सकती है। पिता का जो सहयोग, जो आशीर्वाद, स्नेह, समर्थन, साथ उनको चाहिए कपल को, वो नहीं मिलेगा। तकदीर साथ नहीं देगी, हर काम में रुकावट आएगी, और उनकी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जिस काम में हाथ डालते हैं वहाँ गड़बड़ हो जाती है, भाग्य साथ नहीं देता। दूसरा, 5वां भाव होता है संतान का। जन्म कुंडली में संतान का भाव होता है पंचम,
त्रिकोण भाव इसको कहते हैं। वैसे तो पांचवें भाव से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, पर यहाँ चूंकि हम भकूट दोष की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे संतान की। यदि ऐसा लड़का और ऐसी लड़की जिनमें भकूट दोष हो 9 पंचम वाला, यदि ये आपस में शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, तो इन लोगों को संतान पैदा करने में बड़ी दिक्कत होगी। इनके यहाँ औलाद जल्दी पैदा नहीं होगी, या तो लड़की जल्दी कंसीव नहीं करेगी, या फिर कंसीव होकर मिसकैरेज हो जाएगा। कोई भी कारण हो, उनको संतान का सुख नहीं मिलेगा। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अब इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? शादी के 4 साल, 5 साल, 10 साल गुजर गए और बच्चा नहीं हुआ, तो लड़का और लड़की, पति पत्नी दोनों मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। लड़की को विशेषकर उसके ससुराल वाले, उसके मायके वाले, मोहल्ले वाले, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार लड़की को बांझ कहेंगे और लड़के को नपुंसक कहेंगे। पति को पत्नी पर शक होगा कि कहीं इसमें तो कोई कमजोरी नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मुझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूर मेरी बीवी में ही गड़बड़ी है। और बीवी को लगेगा मैं तो ठीक हूँ, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़रूर मेरा पति नामर्द है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो ये एक घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति आ गई, दुख तकलीफ़ की स्थिति आ गई। कई बार दोनों में कमियां निकल आएंगी। हो सकता है मर्द का स्पर्म काउंट कम हो, स्पर्म की मोबिलिटी कम हो, या वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा हो सकता है दोनों का RH लेवल एक हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा मेडिकल साइंस की तरफ चला गया। तो पति और पत्नी को बच्चा पैदा करने में दिक्कत होगी। फिर बच्चा पैदा करने के लिए उनको कई सारे टेस्ट करवाने होंगे, कई सारे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर्स में जाना होगा, IVF सेंटर्स में, जो लाखों का खेल है, बहुत बहुत पैसा लगता है। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना होती है, परिवार के उलाहने मिलते हैं, ताने सुनने को मिलते हैं। ये होता है नव पंचम दोष। एक तरफ तो तकदीर साथ नहीं दे रही, दूसरी तरफ औलाद नहीं हो रही। तो सोचिए कितनी विकट स्थिति है। ये भी भकूट दोष के अंतर्गत आता है। और तीसरा है इसमें द्वि द्वादश दोष। द्वि मतलब दो और द्वादश मतलब 12। जन्म कुंडली का दूसरा घर वाणी स्थान होता है, धन का स्थान होता है, और जन्म कुंडली का 12वां घर ये व्यय का स्थान होता है, हॉस्पिटल के खर्चों का स्थान होता है, घूमने फिरने का स्थान होता है। अब मान लीजिए कि लड़का तुला राशि का है, यानी लड़के की कुंडली में चंद्रमा तुला में बैठा है, तो लड़के की राशि हो गई तुला और लड़की की राशि हो गई कन्या। ठीक है, कैसे? ये मैं आपको गिन के बताता हूँ। देखिए यहाँ से लड़का है तुला राशि का, ठीक है। अब यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये द्वादश बन गया ना, 12 का संबंध आ गया। और यहाँ से लड़की की राशि से गिनेंगे तो 1 2, ये दूसरा हो गया। तो द्वि द्वादश दोष यहाँ बन गया, संबंध बन गया दोनों की राशियों में। अब इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि जैसे ही इन दोनों का विवाह होगा, चूँकि द्वि द्वादश भकूट दोष बना है, तो दोनों की वाणी खराब होगी। मतलब ये दोनों जहरीली भाषा बोलेंगे, कटु शब्द बोलेंगे, व्यंग करेंगे, या दोनों में से किसी एक को वाणी दोष होगा। हो सकता है लड़का तुतलाता हो, लड़की हकलाती हो, या लड़का गूंगा हो, लड़की नॉर्मल हो, लड़की गूंगी हो, लड़का नॉर्मल हो। कोई ना कोई वाणी दोष जरूर होगा, हकलाना, तुतलाना, स्टैमरिंग जिसको बोलते हैं, या गूंगापन, या अगर सब कुछ ठीक है तो बड़ी गंदी भाषा, जहरीली भाषा, लड़ाई झगड़े वाली भाषा, व्यंगात्मक भाषा। ये पहला लक्षण होगा यदि इन दोनों का विवाह हो जाए तो। दूसरा, धन की समस्या होगी, धन संचय नहीं होगा, पैसा इनके जमा नहीं होगा, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, बल्कि बैंक में जो पैसा रखा होगा वो खर्च होगा। दोनों की स्थिति हो सकती है, या दोनों में से किसी एक की स्थिति हो सकती है। जो अर्निंग मेंबर होगा घर का, जो कमाता होगा, उसका बैंक बैलेंस खाली होता रहेगा। कहाँ खाली होता रहेगा? द्वादश भाव में। द्वादश भाव होता है खर्चे का, फालतू खर्चों का। तो अब लड़का लड़की में से कोई एक हो सकता है अधिक खर्चीला हो, उसको फिजूल खर्ची की आदत हो,
या फिर दोनों में से कोई एक घूमने फिरने का बड़ा शौकीन हो। द्वादश भाव घर के बाहर घूमना फिरना दिखाता है। अब लोग घूमने जाएंगे, नए कपल, तो खर्चा तो होगा, और इतना खर्चा हो जाएगा कि उनको पैसे पैसे की मोहताजी हो जाएगी, तो फिर उसकी वजह से झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। हो सकता है दोनों में से कोई एक बीमार पड़ जाए और हॉस्पिटलाइज हो जाए, द्वादश स्थान जो हॉस्पिटल के खर्चे दिखाता है। या इन दोनों की फैमिली में कोई बीमार पड़ जाए, लड़के का पिता, लड़की की माता, लड़की की बहन, कोई भी बीमार पड़ जाए, उसको अस्पताल में एडमिट करवाना पड़े और वहाँ इन दोनों का पैसा खर्च हो। मतलब ये द्वादश भाव जो है व्यय स्थान है, खर्चे का स्थान है। हॉस्पिटल के बिल्स, हॉस्पिटल पे खर्चा, बीमारियों पे खर्चा, घूमने फिरने पे खर्चा, या फिजूल खर्ची, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, दूसरों की देखा देखी कपड़े ले लिए, गहने ले लिए, टीवी ले लिया, लोन पे कार ले ली, और फिर सैलरी पहली तारीख को आई और शाम होते होते ख़त्म हो गई। ये स्थिति होगी। मतलब इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी डावाडोल हो जाएगी अगर भकूट दोष द्वि द्वादश का है। तो ये 3 प्रकार के दोष होते हैं भकूट में। आशा है आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब है कि इस दोष का परिहार क्या है, उपाय क्या है। मित्रों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, जन्म कुंडली में बनने वाला कोई भी दोष किसी भी उपाय से पूरी तरह ख़त्म नहीं होता। आप चाहे कितने भी बीज मंत्रों का जाप कर लें, दान कर लें, उपाय कर लें, दोष पूरी तरह कभी भी समाप्त नहीं होता। हाँ, उसका असर बहुत हद तक कम हो जाता है। मतलब 100% दोष है तो वो 10% पे आ जाएगा, 90% आपको राहत मिल जाएगी। किंतु अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में जो दोष बन रहा है वो कुछ ना कुछ 2, 4, 5%, 10% अपना असर दिखाएगा ही, चाहे आप कोई भी उपाय कर लो। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि व्यक्ति अगर उपायों से अपने ग्रह के, अपनी कुंडली के दोषों को दूर कर दे, मतलब ग्रहों की स्थिति को अपने हिसाब से बदल ले, तो फिर व्यक्ति में और ब्रह्मा जी में क्या अंतर हुआ? फिर तो वो इंसान खुद ब्रह्मदेव हो गया, भगवान हो गया। उसने विधि का विधान, विधि का लेख बदल दिया। क्या इस धरती पर रहने वाले किसी भी नश्वर मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वो ग्रहों को अपने हिसाब से चेंज कर दे, वो आने वाली घटनाओं को बदल दे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ तो ये ब्रह्मदेव का अपमान होगा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अपमान होगा। इसलिए जन्म कुंडली में जो दोष बने हैं उनका आप चाहे कितना भी उपाय कर लो, वो पूरी तरह ख़त्म नहीं होंगे। कुछ 5-10% वो अपना असर दिखाएंगे। मतलब यदि जन्म कुंडली में ऐसा कोई दोष बना है कि आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, उस दुर्घटना में आप कोमा में चले जाएंगे या आपका सिर फट जाएगा, यह आपको पहले से पता चल गया, किसी विद्वान ज्योतिषी ने आपको ये बता दिया। अब आप उस ज्योतिषी की सलाह से उपाय करेंगे, पूजा पाठ, जप तप, हवन, दान, बीज मंत्रों का जाप सब करेंगे। तब क्या होगा? आपके पापों का प्रायश्चित होगा और दुर्घटना तो अपने समय पर होगी, चोट भी आपको लगेगी, लेकिन आप मरेंगे नहीं, आपका सिर नहीं फटेगा, आप कोमा में नहीं जाएंगे। हो सकता है आपको हल्की फुल्की सी कोई मस्कुलर पेन होकर रह जाए। अगर आपकी पूरी टांग टूटने वाली थी तो कोई एक उंगली टूट के रह जाए। अगर आप पूरी तरह कोमा में जाने वाले थे तो 1-8 घंटे की बेहोशी के बाद आप फिर से होश में आ जाएं और नॉर्मल हो जाएं। मतलब वो घटना जो आपके साथ घटित होने वाली थी, अपने पूरे इम्पैक्ट के साथ, फुल प्रभाव के साथ वो घटना घटी जरूर, लेकिन उसके प्रभाव में कमी आ गई। प्रभाव में कमी आ गई तो विधि का सम्मान भी रह गया, जो ब्रह्मदेव ने लिखा था वो भी हो गया, और आपके साथ कोई बुरा भी नहीं हुआ ज़्यादा। बारिश हो रही है, आप खूब तेज आंधी तूफान आ रहा है, उसमें आप छतरी लेकर निकलेंगे तो आप पूरी तरह नहीं भीगेंगे, 100% नहीं भीगेंगे। हो सकता है सिर्फ आपका पैर भीगे, बाकी का पूरा शरीर बच गया। तो ज्योतिष के उपाय यही करते हैं। यदि कोई पंडित, ज्योतिषी, तांत्रिक आपसे ये कहता है कि वो उपाय करके एकदम आपकी किस्मत पलट देगा और सारे दोषों को ख़त्म कर देगा और आप भिखारी से सडनली राजा बन जाएंगे, तो मित्रों मेरा आपसे अनुरोध है, आग्रह है, ऐसे किसी धोखेबाज, ढोंगी 420 के झांसे में मत आइए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके लिए फोकट में कुछ नहीं करता, मुफ्त में कुछ नहीं करता। आपको पहले आपकी समस्याओं से निकालने का वादा करेगा और फिर उसके बदले में एक मोटी रकम की वसूली करेगा आपसे। मैं जो बताता हूँ वो ऑथेंटिक चीज़ें बताता हूँ। मैं आपको किसी भ्रम में, भुलावे में, छलावे में नहीं रखूँगा। मैं टू द पॉइंट फैक्ट बताऊँगा ताकि आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें।
तो आज के वीडियो में मित्रों बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कल के वीडियो में हम नाड़ी दोष की चर्चा करेंगे और उसके बाद अष्टकूट मिलान को समाप्त कर देंगे। कल का वीडियो बहुत खास है, 8वां पैरामीटर है नाड़ी। मित्रों एक और जानकारी देनी थी आपको, हमारी जो ज्योतिष की रेगुलर कक्षा चल रही है वो तो चलती रहेगी, किंतु बीच बीच में विशेषकर रविवार के दिन संडेज़ को मैं एक स्पेशल एपिसोड वीडियो शूट करूंगा, जिसमें मैं अपने अलावा और भी बहुत से विद्वान ज्योतिषियों को बुलाऊंगा, उनके साथ ज्योतिष पे चर्चा करूंगा, कुछ प्रश्नोत्तरी करूंगा, जिसको आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां ऐसे ही मिल जाएंगी। तो वो स्पेशल एपिसोड आप ज़रूर देखें, जल्दी ही मैं वो वीडियो भी डालूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।